यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि इस समय जो पीड़ित का परिवार है उसकी छत पर मैं पहुंच चुका हूं और आप देख सकते हैं पूरे घर आंगन में किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा है। एबीपी नेटवर्क ने अपनी पूरी रिपोर्टर्स की आर्मी को उतार दिया है और सच्चाई की हर तह तक एबीपी नेटवर्क जाएगा, एबीपी गंगा लगातार जो पीड़ित का जो भाई है वो लगातार बयान दे रहा है, उनसे भी बात करते हैं। एक चीज में आपसे हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता कि उनकी बॉडी बुरी तरह से ऐसे पेट्रोल छिड़क के जला दी गई है। इन सब सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलेंगे हमारी कोई मांग नहीं है। जो इन सवालों के जवाब दे देगा, ऐसा क्यों किया इन पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने, डीएम साहब ने, इन सब अधिकारियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने ऐसे किस दबाव में आ गए, किया किस मजबूरी से। रामू का भाई तो कह रहा है कि रामू के पिता कह रहे हैं तो उस दिन उनका बेटा फैक्ट्री में है कि हमें नहीं पता सर जी। लवकुश की मां कह रही है कि उसे न्याय मिला, ने खुद पानी पिलाया। जी आप मम्मी से पूछ सकते हैं। आप उन्होंने बोला है कि वो लोग वहाँ पे पानी कोई छोटा बच्चा लेके गया था, ना कि लवकुश लेके गया था। एक बात बताइए जी, एसआईटी की टीम परसों आई थी, आप लोगों से क्या पूछी है? क्या उन्होंने सिर्फ बयान लिए हमारे, उन्होंने सिर्फ यही पूछताछ की है कि आप बता दीजिए पूरा घटनाक्रम और जो जिस तरीके से बॉडी जलाई है इस सब के बारे में जानकारी ली है उन्होंने। मोबाइल रिकॉर्ड भी किया गया? जी लिखा गया है। आप लोगों से दस्तखत भी कहीं करवाए गए, कुछ लिखवाया गया आप लोगों से भी? मैं बाहर नहीं निकला था, अगर जो बड़े भाई हैं वो निकले हों उनसे दस्तखत करवाएं। आप अंदर ही थे लगातार और यहाँ पर और कौन कौन से लोग थे? यहाँ जो बयान किन किन लोगों का लिया है एसआईटी ने? मम्मी का और जो बड़े भाई हैं उन लोगों का और भी दो सारे। अब आप लोग आपके मोबाइल छीने से संतुष्ट नहीं है? आप लोग सीबीआई जांच से भी मना कर रहे हैं, फिर तफ्तीश कैसे बढ़ेगी बताइए? मैम हम जब भी तक संतुष्ट नहीं होंगे, इन लोगों ने ऐसे मतलब बुरी तरह से इस बॉडी को जला दिया, हमें किस तरीके से भरोसा करें ये दीदी की बॉडी थी, किसकी थी? हमें पहले इन सब बातों का जवाब चाहिए, तब हम अपनी संतुष्टि बताएंगे, तब हम जांच को आगे बढ़ने देंगे ना। अब सवाल ये है कि अब ये एक बात ये बताइए कि जिस तरीके से आपसे मोबाइल भी छीन लिया गया था, मोबाइल बंद करवा दिए थे। जो एडीएम साहब हैं उन्होंने साफ साफ बोला था कि यहाँ पे कोई वीडियो लीक कर रहा है, बार बार बना रहा है, तो उनके मोबाइल हमें लाके दे दो, ऐसा बोल के गए थे। वहाँ पे यहाँ बाहर जा खड़े होके, और यहाँ काफी पुलिस तैनात थी यहाँ पे बहुत। जिस दिन ये घटना 14 तारीख को हुई थी आप घर पर थे? मैं घर पे नहीं था, बड़े भाई थे वो। बड़े भाई घर पर थे। आपके कितने भाई बहन थे? जी कहाँ पे? कितने भाई बहन है आप? अब 5 थे, अब 3-4 रह गए। 4 रह गए। तो आप किस तरीके से 10:30 बजे उस दिन आप थाने पर गए? 9:30 बजे की घटना है ये। बाइक लेके गए थे, जो बड़े भाई थे वो बाइक लेके गए थे, उन्होंने सामने थाने में ले जाके डाल दिया। पुलिस वालों ने उल्टा सीधे जो भी एफआईआर उन पे बनी उस टाइम पे उन्होंने लिख के दे दिया। उन्होंने क्या क्या पूछा आप लोगों से, किस तरह से बात की गई? उन्होंने सिर्फ घटनाक्रम के बारे में पूछा है और जो बॉडी जला दी गई है किस तरीके से पुलिस वालों ने बदसलूकी की, इस सब बारे में पूछा गया है उनसे। पिछले 2 दिन में एक लड़का भी एसआईटी जांच कर रही थी, यहाँ घर में मौजूद थी, आपसे सवाल कर रही थी, जो बताया जा रहा है कि लगातार एसआईटी आपके घर में मौजूद है, लगातार पूछताछ कर रही है। कल कोई एसआईटी टीम नहीं है। एसआईटी टीम सिर्फ 2 दिन तक आई है बस। कल कोई आपके पास टीम नहीं थी? कोई एसआईटी आपके पास? जी नहीं, कल कोई एसआईटी। जिस तरह पर जांच का जो घेरा बना के मीडिया को दूर रखा जा रहा था, क्या मानते हैं उसे लेके, क्या कहेंगे उसको? आपने देखा ही होगा डीएम साहब ऐसे भड़का लिए ही दबाव। क्या बोला, क्या किस तरह की बात बोली, क्या कहा? एक लड़का कल जो आया था उसका ये कहना था कि मेरे ताऊ जी को डीएम साहब ने मारा है और गेट में बंद कर दिया है, बेहोश हो गए थे। क्या सच्चाई है? ये बात मैंने अभी तक देखी नहीं है, ना मुझे पता है। ये जो लड़का आया था उनसे एक बार कंफर्म कर ले। मैंने अभी परिवार का बच्चा नहीं था वो? परिवार का नहीं, इस घर का था वो, मतलब जो चाचा लगते हैं। आप उनके छोटे भाई हैं? किस नंबर के भाई हैं? सबसे छोटे आप ही हैं? जी जी। क्या नाम है? तो मैं जी कल 2 दिन में क्या हुआ? 2 दिन में यही हुआ है कि एसआईटी की टीम जब यहाँ से हमारे घर से गई थी, तब जो डीएम साहब हैं वो आए, चेयर पे बैठे आराम से। उन्होंने बोला ऐसे बयान मत बदलिए बार बार। मैं बता दूं हमारे पापा को सच में दबाव डाला गया था उनके ऊपर, सच में उन्होंने साफ साफ घर पे आके बताया। जब मीडिया को उन्होंने बोला है कि मीडिया के सामने हाथ जोड़ के बोल दो कि यहाँ से जाए, हमें मतलब आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, मीडिया के सामने हाथ जोड़ के बोल दो, हम संतुष्ट हैं। ऐसा डीएम साहब और जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको उन्होंने बुलवाया था उनसे। तो आप मानते हैं जो भी लिखवाया गया है वो गलत है, जो साइन कराए गए हैं वो गलत है, सब फर्जी तरीके से किया जा रहा है, आप पे दबाव बनाया जा रहा है? उन्हें मैं बता दूं बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा वहाँ पे, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि साथ नहीं जान ले गए किसी को, हमें पता भी नहीं था उस टाइम पे हमारे पापा जी हैं कहाँ पे। और एक बात और मैं बता दूं, जो डीएम साहब आए थे वो उन्होंने, हमने जब बोला था कि बॉडी को क्यों नहीं दिखाया, तो उन्होंने हमारे सामने एक जवाब रखा कि जैसे कि पोस्टमार्टम जानते आप होता क्या है,
पोस्टमार्टम में सिर फोड़ते हैं, पेट फाड़ देते हैं, पूरा बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, जिससे आप नहीं देख पाते और आप खाना तक नहीं खा पाते 4 दिन तक। मैं एक ही सवाल करूंगा कि हम 20 दिन तक खाना नहीं खा पाते। हमारी दीदी थी, हम अपनी कठोर भरी नज़रों से भी देख लेते, जितनी हिम्मत करके देख सकते हैं देख सकते थे, हम उनकी शक्ल देख सकते थे ना। जब हम हॉस्पिटल ले गए तब देखा, उन्हें हर हाल में देखा है हमने, तो पोस्टमार्टम के बाद क्यों नहीं देख सकते थे? ये सब इन सब बातों का कौन जवाब देगा? क्यों ऐसी उल्टी? आपके प्रशासन ने आपके जख्मों में और नमक डाला? जी जी, नमक डालना। आपको न्याय मिल पाएगा इस तरह से? अब मैं कुछ नहीं बताऊं जब तक मेरे सवालों के, हमारे सवाल जो यही है कि ऐसे बुरी तरह से पेट्रोल छिड़क के क्यों जलाया गया है उन्हें। और दूसरी बात ये रखूंगा कि जो डीएम साहब हैं वो ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों आके करते हैं कि कोरोना से लड़की मरती तो मुआवजा मिलता, इतना मुआवजा नहीं मिलता, आपको कुछ भी नहीं मिलता। जी जी जी, तो ये बोला कोरोना से अगर लड़की मरती तो इतना मुआवजा नहीं मिलता। हाँ, डीएम साहब ने साफ साफ बोला। यानी मौत पर वो मुआवजे की राजनीति कर रहे हैं। जी जी, कर रहे हैं वो। और मैं बता दूं, जैसे कि यहाँ आना सबको मना था, तो 2 बीजेपी के नेता उस रात को आए थे। उन्होंने सिर्फ पहले ये बोला कि हम आपका दुख दर्द बांटने आए हैं, हम कोई नेता नहीं है। बाद में उन्होंने यही बोला था कि आपकी जो डिमांड है वो क्या है। फिर उन्होंने समझाया कि आप सब अपना ये घर दिखा दीजिएगा, जो डिमांड रखनी है आपको, ये पूरा घर दिखा दो कि इस सब को रख के आपको मुआवजे की मांग करनी है। ये सब बातें भी उन्होंने रखी। मैं सिर्फ यही पूछूंगा, बॉडी है कहाँ, किसे जला दिया, किसकी बॉडी जला दी और क्यों जला दी इस बुरी तरह से? जब हम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने में तो भगवान तक, अभी तक आपको अस्थियां चुनने का भी अधिकार नहीं है। सारी अस्थियां उस समय चिता स्थल पर पड़ी हुई हैं। हम क्यों उठाने जाएं जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी दीदी है, कौन है, क्या है, क्यों जाएंगे हम? तो आप समझ सकते हैं। ये सही है कि आरोपी जो संदीप है उसका घर किधर पड़ता है, थोड़ा बताइए। इस साइड पड़ता है सामने। बिल्कुल। हाँ, और बाकी जो लवकुश है और बाकी उन लोगों का उनका इस साइड है। अच्छा, ये आपस में कोई रिलेशन रखते हैं क्या? जी, वो दोनों आपस में बहुत तगड़े दोस्त हैं, अच्छे हैं, वो बचपन से दोस्त रहे हैं। सबसे छोटे भाई हमारे साथ इस वक्त भाई उन्होंने लगातार किस तरीके से कहा है, उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप जिलाधिकारी हाथरस पर लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके परिवार को किस तरीके से जिलाधिकारी लगातार धमकाते रहे और कहते रहे कि अगर कोरोना से मौत होती तो शायद ये मुआवजा नहीं मिलता। इसके साथ ही पीड़िता के भाई ने यह भी कहा है कि उनके पिता को वो चश्मा लगाते हैं और बिना चश्मे के उनसे उन पर दस्तखत कराए गए हैं। यानी गंभीर आरोपों की पूरी फहरिस्त इस समय जिलाधिकारी हाथरस पर है। और ऐसे में जिस तरीके से इस पूरे केस को, इस संवेदनाओं से भरे हुए इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरी तरह से संवेदनहीन नजर आए हैं जिलाधिकारी हाथरस, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि तमाम गंभीर आरोप इस समय परिवार लगा रहा है। एक के बाद एक आरोपों की बौछार है। नीचे जिस तरीके से मां का कहना है कि लगातार उनकी डेड बॉडी को नहीं दिखाया गया और किसकी डेड बॉडी है, कैसे है, क्या है, कुछ भी उनको पता नहीं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एबीपी नेटवर्क सच्चाई की हर तह तक जाएगा। और यही वजह है कि एबीपी नेटवर्क के सभी चैनल पूरी तरह से एक उन्होंने रिपोर्टर्स की आर्मी उतार दी है और असंवेदना के साथ इस पूरे मसले की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि मैं तस्वीरों के जरिए पूरे गांव का हाल दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मुहिम चलाई थी कि हम गांव में जाएंगे, हम सच को जनता के सामने रखेंगे। मजबूर हुआ प्रशासन, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, मीडिया को जाने की इजाजत मिली। आज कौन कौन से अधिकारी गांव में मौजूद हैं और जो आरोप डीएम पर लग रहे हैं वो तो बहुत गंभीर हैं, उनको तो 1 मिनट पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार ने इस पूरे मसले में कहा जाए बहुत ही संवेदनहीनता का परिचय दिया है। और यही वजह है कि एक जो व्यक्ति जो गरीब परिवार है, समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, और कहा भी जाता है कि जो मजदूर होता है वो सबसे बड़ा मजबूर होता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं पीड़ित परिवार के साथ जिस तरीके से, जिस सेंसिटिविटी के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ इस मसले को हल किया जाना चाहिए था, उस मसले को हल नहीं किया गया। सौदेबाजी लगातार की गई और यही वजह है कि पीड़ित के भाई का जबरदस्त आरोप है, कहा है कि अगर कोरोना से मौत हो जाती तो भी शायद आपको वो आर्थिक सहायता नहीं मिलती जो परिवार को अब प्रशासन और सरकार दे रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से, कितने वाहियात तरीके से इस मौत पर मुआवजे की कहा जाए राजनीति की है। और डीएम के जिस तरह से बयान आए हैं कि मीडिया चली जाएगी, उसके बाद आपको हमसे ही बात करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का रवैया रहा है इस पूरे प्रकरण में। आला अधिकारी पूरी तरह से गायब रहे पूरे प्रकरण से और एक मजबूर जो सबसे बड़ा मजदूर डीएम प्रवीण कुमार की चलती तो इस परिवार को मुआवजा भी नहीं मिलता। और मुआवजा तो छोड़िए, डीएम साहब इनको सबको उठाकर जेल में बंद कर देते। जो तानाशाही और जो बदतमीजी डीएम की देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे प्रकरण में ये देखा गया है
लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ये शपथ दिलाई जाती है कि आप जनता के सेवक हैं, और नौकरी का मतलब आप नौकर हैं, जनता के हैं, ना कि आप शासक हैं। और यही वजह है जो फ्यूडलिज्म, जो सामंती सोच के साथ जिलाधिकारी का जो रवैया रहा है, इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से इस पूरे प्रकरणों में पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की गई है, तो वो चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी हम इस तय पर भी जाएंगे कि पीड़ित जो आरोपी पक्ष है कहीं उसको निर्दोष ना फंसाया जाए, हर तह तक एबीपी गंगा जाएगा। देखिए सवाल ये भी है कि जिस तरीके से उसकी मां, उसके परिवार के लोग, आरोपी पक्ष के लोग लगातार बिखर रहे हैं, उनका कहना है कि उनको फांसी चढ़ा दिया जाए उनके बेटों से पहले, अगर वो दोषी हैं। लवकुश, रामू और संदीप और बाकी तीसरा चौथा अन्य, जिस तरीके से लवकुश की मां ने कहा है कि उनके बेटे ने खुद जाके बाजरे के खेत में जहाँ घटना घटी है और उसके खुद मां ने, उसे बाप ने गला दबाने की कोशिश, खुद पानी दिया है। वहीं दूसरी तरफ रामू के पिता का कहना है कि उस समय उनका बेटा फैक्ट्री चला गया था। तो कुल मिला के कहा जाए इस पूरे मामले में एसआईटी तफ्तीश कर रही है, और जिस तरीके से और नितिन, अगर हम पीड़ित और आरोपी के घर की बात करें तो लगभग कितनी दूरी है, जिस खेत में घटना हुई वो कितनी दूर था, और आरोपी के जो परिजन हैं वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं, क्या उनके आरोप हैं? क्योंकि उन आरोपों से अगर पीड़ित के परिजनों से बातचीत की आपने, तो क्या पीड़ित परिवार क्या कह रहा है? क्योंकि आरोपी तो ये कह रहे हैं कि इनका घर का आपसी मामला, इन्होंने अपनी बेटी को मार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक सवाल यह है, आरोपी परिवार का ये कहना है कि चाचा भतीजे क्या इस तरह के गलत काम को अंजाम दे सकते हैं, ये इस तरह के आरोप हैं। देखिए ये बहुत बड़ी जबरदस्त तरीके से देखना होगा कि हमारे समाज का क्या किस तरह से स्ट्रक्चर होता है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो परिवार है, बिल्कुल पीड़ित के भाई से अगर इस बारे में बात हो सके नितिन तो आप करिए, क्योंकि जो आरोपियों के परिवार से उस पर पीड़ित परिवार का पक्ष लेना भी जरूरी है, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल। देखिए जो पीड़ित का जो भाई है वो अभी थोड़े एक दूसरे चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन पीड़ित जो मृतका है उसका जो भाई का ये कहना है कि जिस तरीके से इस पूरे प्रशासन में, जो पूरे मसले में प्रशासन की जो संवेदनहीनता दिखी है, उसका कहना है कि उसके पिता से जबरदस्ती बयान दिलवाया गया और जबरदस्ती मुख्यमंत्री के पास उन वीडियो कॉल के लिए मजबूर किया गया। उसका कहना है कि वो नहीं जाना चाहते थे। उनका कहना है कि जो साइन कराए गए वो बिना चश्मे के वो देख नहीं पाते हैं, तो कहाँ साइन करा लिए गए, कोई उनके लिए वो उसके लिए उनसे जबरदस्ती की गई। इसके साथ ही उनका कहना है कि उनके मोबाइल छीन लिए गए, क्योंकि लगातार प्रशासन कह रहा था कि यहाँ से कोई वीडियो और जानकारी लीक कर रहा है। तो इस तरह के आरोप लगातार पीड़ित परिवार लगा रहा है। इसके साथ ही एक गंभीर आरोप ये भी लगा रहा है कि इस पूरे मामले में जिलाधिकारी ने ये कहा कि मुआवजे को लेकर लगातार वो परिवार को अपने फेवर में करने की कोशिश की, और एक बहुत ही गैर संवेदनहीन बयान दिया। उस बयान में उन्होंने कहा कि अगर कोरोना से मौत होती तो शायद इस तरीके से इतना मुआवजा नहीं मिलता, और अब आपके परिवार को नौकरी भी मिलेगी, आपके परिवार को सूडा के तहत घर भी मिलेगा, आपके परिवार को न्याय भी मिलेगा, और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस मसले को ले जाया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए, जिलाधिकारी एक पूरे एचओडी होते हैं, पूरे जिले के मालिक होते हैं, तो कुल मिला के उनको जिस मसले पर बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मसले को हैंडल करना चाहिए था, परिवार को, पीड़ित परिवार को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और जिस तरीके से परिवार को भरोसा कायम करना चाहिए था, उससे ज्यादा वो सौदेबाजी करते नजर आए, उससे ज्यादा वो परिवार को थ्रेट देते नजर आए। तो यही वजह है कि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रात में इस बात को लेकर मंथन भी हुआ, एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है, लेकिन सवाल ये है कि कहा जा रहा था जिस तरीके से एसआईटी आई थी गांव में, एसआईटी ने 1 तारीख को पीड़ित परिवार से बात की, दूसरा प्रशासन ये पक्ष दे रहा है कि 1 तारीख को बात हुई, कल पूरे दिन एसआईटी ने गांव का दौरा किया। क्या इस दौरान एसआईटी ने आरोपियों के परिवार से भी बातचीत की है? क्योंकि आरोपी का परिवार कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और जब तक एसआईटी दोनों पक्षों से बात नहीं करेगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। देखिए बिल्कुल, देखिए जैसे ही मीडिया को एंट्री दी गई, वैसे ही जो आरोपी पक्ष है पूरी तरह से कहा जाए बिखर गया। जबरदस्त तरीके से आरोपियों की मां, उनके परिजन, उसके पिता लगातार कैमरे पर आके अपनी बात रखने लगे। उनका कहना है कि हमको तो जानबूझकर पूरी तरह से इस साजिश में फंसाया गया है, दूर दूर तक हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से एबीपी गंगा ने लवकुश के मां से बात की है, रामू के पिता से बात की है, जो आरोपी हैं, जो जेल में है इस समय, उनका कहना है कि इस तरीके से इस पूरे प्रकरण में एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उनके पक्ष को सुना ही नहीं जा रहा है, और उनका कहना है कि अगर वो उनके बच्चे दोषी हों तो सबसे पहले उनको फांसी दी जाए। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत ही यही वजह है कि एसआईटी गठित की गई है,
गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में डीआईजी चंद्र प्रकाश और पूनम जो 15वीं वाहिनी बटालियन पीएससी की कमांडेंट हैं और एक महिला अधिकारी हैं, उनको यहाँ इस पूरी तरह से रखा, इस पूरे घटनाक्रम में उस जांच के लिए रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पूर्व देखिए दूसरी तस्वीर में एक और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गांव की मैं आपको भौगोलिक स्थिति दिखाना चाहता हूँ। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये पीड़िता यानी उस परिवार मृतका का घर है और इससे लगते हुए जो घर आपको नजर आ रहे हैं ये घर आरोपी पक्ष के हैं और इस पूरे परिवार में समुदाय से पीड़िता आती है उसके हैं, बाकी जो सवर्ण जातियों के घर हैं। और ऐसे में ये आसानी से आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक सिंगल स्टोरी ये घर हैं और ऐसे में बहुत ही इजीली छत से होके भी आप पूरे गांव को के भौगोलिक जो सिचुएशन है उसको समझ सकते हैं। दीवारों से दीवारें लगी हुई हैं, कोई अलग तरीके से अलग अलग जातियों के कोई अलग अलग टोले नहीं हैं, कोई अलग अलग बस्तियां नहीं हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि ये जो पूरा गांव में लंबे समय से सभी लोग एकजुट रहा करते थे, लेकिन इस घटना के बाद से पूरी तरह से ये घटना अब कहीं ना कहीं विषैलापन पूरे सोसाइटी में फैल रहा है। जातीय तनाव इस सोसाइटी में इस घटना के बाद ज्यादा बढ़ा हुआ है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसको बहुत ही संवेदनशीलता से सभी पक्षों को देखना जरूरी। नितिन, जब संभव हो पाए तो आप पीड़ित के भाई से जरूर बात करिएगा जो आरोपी हैं उनके आरोप पर। लेकिन अब जब आज पूरी ये तस्वीर बनी है, क्या आज कोई प्रशासनिक अधिकारी है? प्रेम प्रकाश मीणा से आपने बात की थी इस बारे में, लेकिन क्या उनके अलावा भी कोई अधिकारी है या फिर गांव में पुलिस की तैनाती है केवल? अब देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है, देखिए जब भी कोई बड़ी घटना होती है, हमने कई सारी बड़ी घटनाओं को देखा है, बड़े अधिकारी लगातार सड़कों पर उतर जाते हैं, शहरों में वो लगातार मार्च करने लगते हैं, लगातार फील्ड वो लगातार विजिट करने लगते हैं, ताकि बड़े अधिकारियों की वजह से जो पूरा प्रशासन होता है, जो लोकल लेवल पर जो अमला होता है, वो कहीं ना कहीं सतर्क रहता है और एक गाइडेंस मिलती रहती है। और यही वजह है कि एक कांस्टेबल में और एक आईपीएस में यही सबसे बड़ा फर्क, बुनियादी फर्क है कि वो डिसीजन मेकिंग ऑफिसर होते हैं और ये व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जमीन से जुड़े हुए एक प्रशासनिक कहा जाए रूट लेवल का एक तबका होता है। लेकिन इस पूरे घटना में सबसे ज्यादा जो देखा गया है कि जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह से गायब रहे। एडीजी जोन आगरा अजय आनंद, उनका इलाका लगता है, उनका जोन लगता है, उनको यहाँ होना चाहिए था, नहीं। पीयूष आनंद आईजी रेंज अलीगढ़, उनको यहाँ होना चाहिए था, वो भी यहाँ नजर नहीं आए। इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी है वो नजर नहीं आए, जिलाधिकारी पर छोड़ दिया गया और जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले का कबाड़ करके रख दिया। उन्होंने इस घटना को किस तरह से डील करना है वो इसको डील करने में पूरी तरह से अक्षम नजर आए। तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से पूरे घर में, पीड़िता के पूरे घर में जमावड़ा बना हुआ है, मीडिया का पूरा जमावड़ा है और देश के सारे नामी चैनल्स इस समय यहाँ मौजूद हैं और एबीपी नेटवर्क जो आपको रखे आगे और खबर आपकी जुबान आपकी मुहिम के साथ लगातार सच्चाई को रखे हुए हैं किस तरीके से, तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। और नितिन, इस सब के बीच एक अहम खबर यह भी है कि थोड़ी देर के बाद डीजीपी एचसी अवस्थी और एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी हाथरस के लिए रवाना होंगे। मीडिया को गांव में जाने की इजाजत दे दी गई, आप लगातार बने हैं। एसीएस और डीजीपी भी यहां पर पहुंचेंगे, वो थोड़ी देर में निकलेंगे लखनऊ से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जितनी भूमिका सवालों के घेरे में डीएम प्रवीण कुमार की है, उतनी ही भूमिका डीजीपी एचसी अवस्थी की भी। बिकरू जैसा बड़ा कांड हुआ, एचसी अवस्थी सामने नहीं आए। अब हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, उस सामने नहीं आए, जबकि पूरे पुलिस विभाग का नेतृत्व वो करते हैं, लेकिन सामने कहीं नहीं दिखते वो। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पीड़ितों के जो पीड़िता जो थी लड़की, उसके परिजनों से एबीपी नेटवर्क बात कर रहा है और जो सच है उसकी तमाम परतें हम आपको खोलकर दिखा रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि सीएम के निर्देश पर मीडिया को गांव में जाने की इजाजत मिली। लगभग 10:15 बजे का वक्त था। पीड़ित परिवार ने पुलिस वालों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ितों का कहना है कि हमारा फोन सर्विलांस पर लगा हुआ है, बात करने से मना किया गया है।